नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। गार्जियन कौन होता है? देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी माइनर की, किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, या चाहे वो मुस्लिम लॉ के आधार पर ले रहा है या कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ले रहा है, उसे हम गार्जियन कहते हैं। ठीक है जी। तो गार्जियनशिप जो है वो माइनर पर्सन की भी होती है, माइनर की प्रॉपर्टी की भी होती है और माइनर की मैरिज यानी शादी की भी होती है। जिस व्यक्ति को माइनर की शादी की जिम्मेदारी दी जा रही है उसे वाली कहते हैं। ठीक है जी, मुस्लिम लॉ के अंदर। आगे बात करते हैं कि इन तीनों ही एस्पेक्ट्स में, जब माइनर के पर्सन, प्रॉपर्टी और मैरिज की बात हो रही है, तीनों ही एस्पेक्ट्स में ये गार्जियनशिप मिलती किसको है? मदर को या फादर को? देखो, मुस्लिम लॉ ये कहता है कि तीनों ही एस्पेक्ट्स में ये जो गार्जियनशिप है वो नेचुरली फादर को ही मिलती है और फादर के बाद ग्रैंडफादर को मिलती है। ठीक है जी। तो फादर की एक डोमिनेंट पोजीशन है इन कंपैरिजन टू मदर। लेकिन कस्टडी जो है, जब भी हम गार्जियनशिप की बात करें तो गार्जियनशिप है बच्चे की जिम्मेदारी लेना, लेकिन कस्टडी यानी कि बच्चा एक्चुअली फिजिकली किसके पास रहेगा, इसमें मदर के भी कुछ अधिकार होते हैं। तो मदर को कब कस्टडी मिल सकती है? वैसे तो जनरली फादर को ही दी जाती है, लेकिन मदर को कस्टडी दी जाती है शिया लॉ की अगर हम बात करें तो बच्चा जब, अगर लड़का है तो 2 साल तक का जब वो होगा तब तक वो माँ के पास रहेगा, और बेटी जो है वो जब तक 7 साल की नहीं हो जाती तब तक माँ के पास रहेगी। कस्टडी जो है माँ के पास रहेगी। गार्जियन तभी भी फादर है। दूसरा, अगर हम सुन्नी लॉ की बात करें तो उसमें जो बेटा है वो जब तक 7 साल का नहीं हो जाता, और बेटी है तो जब तक वो प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती तब तक माँ के पास रहेंगे। ठीक है जी। तो कस्टडी का अधिकार जो है वो मदर के पास चला जाता है इन केसेस में। इसके अलावा साहब, मदर्स का जो ये राइट टू कस्टडी है ये कंटिन्यू होता रहता है, चाहे बेशक डाइवोर्स हो जाए। अगर फादर और मदर के बीच में डाइवोर्स भी हो जाता है फिर भी ये जो राइट टू कस्टडी है वो मदर का कंटिन्यू ही होता रहता है जब तक ये पर्टिकुलर एज जो है अटेन नहीं हो जाती। और अगर मदर जो है वो रीमैरी कर लेती है, यानी कि किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेती है, तो ये जो बच्चे की कस्टडी है वो फादर के पास चली जाती है। लेकिन ये कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। कोर्ट जो है कई बार इस रूल के खिलाफ भी डिसीजंस दे देता है, तो ये एक फ्लेक्सिबल रूल है। ठीक है जी, कोई रिजिडिटी इसके अंदर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि भैया मान लो चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, अब तक माँ के पास क्योंकि वो रह रहा था, बेशक उसकी दूसरी शादी हो गई है माँ की, लेकिन फिर भी बच्चा कह रहा है कि मुझे तो माँ के साथ ही रहना है। तो ऐसे केस में बच्चे की विशेज को जो है कोर्ट कभी भी इग्नोर नहीं करता है, और ये जो रूल है कि जी मदर से फादर के पास कस्टडी चली जाएगी, उसको कोर्ट जो है अपने डिसीजन से बदल देता है। तो यहाँ पर कहा गया भैया, अकॉर्डिंग टू कोर्ट, मुस्लिम लॉ ने जो है वो एक जनरल रूल तो दिया है कि किसके पास कस्टडी जाएगी, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, खासकर तब जब कस्टडी का सवाल है, तब बच्चे की, जो भी माइनर चाइल्ड है, उसकी विशेस को कोर्ट इग्नोर नहीं करता है अगर वो एक एज ऑफ डिस्क्रिशन को अटेन कर चुका है, यानी कि उसके पास इतना विवेक है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है कि किसके पास उसको रहना है, और वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो उसकी इच्छा को, उसकी जो विशेष है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अल्टीमेटली रहना तो बच्चे को ही है ना। कोर्ट का कोई व्यक्ति या परिवार का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो एज में बहुत ज़्यादा जो है मेच्योर है, ऐसा तो कोई है नहीं। बच्चा है, इमेच्योर है, माइनर है, तो उसकी जो इच्छा है उसको मानना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन की। टेस्टामेंट्री गार्जियन वो होता है जिसको वसीयत में कहा गया है कि भैया मेरे बाद ये गार्जियन होगा बच्चे का। तो ये किसके पास अधिकार होता है कि कौन अब इस बात की वसीयत कर सकता है, विल बना सकता है? टेस्टामेंट्री गार्जियन की मुस्लिम लॉ के आधार पर फादर ही टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है वो अपॉइंट कर सकता है। ठीक है जी, अपनी वसीयत में। और फादर गार्जियन रहेगा, फादर के बाद जो भी एग्जीक्यूटर ऑफ द विल होगा, जिसको कि एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो ग्रैंडफादर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी। मदर के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का, लेकिन 2 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मदर भी अपॉइंट कर सकती हैं। कौन सी 2 कंडीशंस हैं? पहली तो है कि जब फादर ने अपनी विल में मदर को एग्जीक्यूटर ऑफ द विल के रूप में अपॉइंट किया है, तब मदर के पास अधिकार आ गया भैया, क्योंकि विल को एग्जीक्यूट करने का अधिकार मदर के पास है, तो अपॉइंट भी वो कर सकती हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन को। दूसरा, अगर मदर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उनके मरने के बाद बच्चों में ट्रांसफर होने वाली है, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का अधिकार मदर के पास होता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें इललेजिटिमेट चिल्ड्रन की, जो कि जायज़ नहीं है, तो ऐसे बच्चों के बारे में कहा गया है मुस्लिम लॉ में कि फादर उनके कोई गार्जियन नहीं होते हैं, कस्टोडियन भी नहीं होते हैं। फादर का कोई अधिकार इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के ऊपर नहीं होता है। मदर को कस्टोडियन बनाया गया है, लेकिन गार्जियन मदर को भी नहीं बनाया गया है। तो भैया अगर हम बात करें कि कस्टडी किस किस इंसान को दी जा सकती है किसी भी बच्चे की, तो मुस्लिम लॉ के आधार पर सिर्फ वो इंसान जो कि मुहरिम है, या महरम भी उसको कहते हैं, तो मुहरिम को ही कस्टडी दी जा सकती है। मुहरिम मतलब
जिसके साथ उस पर्टिकुलर बच्चे की जिसकी कस्टडी दी जा रही है उसकी दूसरे व्यक्ति के साथ जो उसका गार्जियन है उसके साथ शादी नहीं हो सकती, वो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है ना। मान लो एक छोटी बच्ची है, मान लो 14-15 साल की, और उसकी गार्जियनशिप दे दी जाती है किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ उसकी मुस्लिम लॉ के आधार पर शादी हो सकती है, तो वो जो इंसान है वो उस बच्ची का फायदा उठा सकता है ना। तो इसीलिए ये एक प्रोविजन बनाया गया है कि गार्जियनशिप उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसके साथ उस बच्चे की, माइनर चाइल्ड की शादी नहीं हो सकती है, उसी को कहते हैं मुहरिम। ठीक है जी। अब गार्जियन की पावर्स क्या है? गार्जियन की सबसे पहली पावर तो यह है कि जो भी अचल संपत्ति है माइनर की, जो मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल नहीं चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचा जा सकता है। अगर माइनर की कोई भी एसेंशियल नेसेसिटी है, फूड है, क्लोथिंग है या नर्सिंग है, ऐसी कोई भी एसेंशियल नेसेसिटी को, जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसकी चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जो अचल संपत्ति है, उसको भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेचा जा सकता है, गार्जियन जो है वो बेच सकता है। लेकिन अगर गार्जियन ने कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया है, मतलब बच्चे को धोखे में रख के उसकी जो जमीन है या जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया है, तो ऐसे केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है माइनर की प्रॉपर्टी का, वो वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर, यानी कि माइनर कोर्ट में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है। तीसरा है कि जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो गार्जियन चाहे तो उसको लीज पे भी दे सकता है अगर माइनर को उससे कोई बेनिफिट पहुंच रहा है ना, माइनर के फायदे के लिए उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जा सकता है। लेकिन लीज की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ तब तक की होगी जब तक माइनॉरिटी की ड्यूरेशन चल रही है, जब तक वो बच्चा माइनर रहता है, यानी कि 18 साल की उम्र जब वो, या जो भी मेजॉरिटी का जो प्रावधान है मुस्लिम लॉ में, जब तक वो, जिस मोमेंट पे वो बच्चा मेजर हो जाएगा उस मोमेंट पे वो जो लीज है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि गार्जियन जो है वो तब तक ही है ना जब तक बच्चा माइनर है, जैसे ही वो मेजर हुआ गार्जियन खत्म, तो गार्जियन के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो इसलिए जो लीज है वो माइनॉरिटी की ड्यूरेशन तक की ही दी जा सकती है। चौथा है कि भैया अगर कोई भी बिजनेस माइनर का है, और माइनर तो उसको चला नहीं सकता क्योंकि वो माइनर है, उसको जानकारी नहीं है ना, मान लो कोई उसका फैमिली बिजनेस था और फैमिली में कोई बच्चा नहीं, तो गार्जियन जो है वो उस बिजनेस को चला सकता है अगर वो एक समझदार व्यक्ति है, अगर उसको उस बिजनेस की समझ है, अगर वो एक प्रूडेंट इंसान की तरह उस बिजनेस को चलाना जानता है और उसी की तरह चलाता है, तो ये जो बिजनेस चलाने का अधिकार है वो गार्जियन को मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और पांचवी कंडीशन ये है साहब कि अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में कुछ पैसे की, तो कर्जा भी लिया जा सकता है। माइनर के बिहाफ पर गार्जियन अगर चाहे तो कर्जा ले सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं थी और फिर भी कर्जा लिया गया है तो उस कर्जे को पटाने की कोई भी लायबिलिटी माइनर के ऊपर नहीं आएगी। ये माइनर की जिम्मेदारी नहीं है कि उस कर्जे को पटाएगा वो, क्योंकि कर्जा उसने लिया ही नहीं है, ना उसको ज़रूरत थी, है ना, तो गार्जियन ने लिया है, अब गार्जियन ही पटाएगा। या तो वो प्रूव करे कि भैया इतनी नेसेसिटी थी, इमरजेंसी थी कि उसको लेना ही पड़ा उस समय पे। अगर नहीं कर पाता है तो माइनर की जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है जी। अगर लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, गार्जियनशिप का, उसमें ये कहा गया है साहब कि एक सेक्युलर लॉ है, ये तो मुस्लिम लॉ है जो मुस्लिम्स पर ही अप्लाई होगा, एक सेक्युलर लॉ है गार्जियनशिप के ऊपर जिसका नाम है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अगर इस लॉ के साथ कभी भी मुस्लिम लॉ टकराता है, कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है, तो कौन सा प्रावधान माना जाएगा, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 या मुस्लिम लॉ? देखिए, जब भी कन्फ्लिक्ट होगी तो जो सेक्युलर लॉ है, जो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, उसी को माना जाएगा, वही एक डोमिनेंट पोजीशन रखेगा। ये निर्णय आया था 2005 में, केस था पुलक्कल ऐसाकुट्टी वर्सेस पीए सामद। ठीक है जी, ये केस था 2005 में, रिसेंट ही केस था। तो इसमें जजमेंट आया था भैया कि अगर मुस्लिम लॉ के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के बीच में और मुस्लिम लॉ में, तो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट जो है वो माना जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।